हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आशा है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम फेज़ बाय फेज़ ले रहा है, तो आपका ग्रुप डी का तैयारी या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप अच्छे तरीके से तैयारी करते भी रहें ताकि किसी न किसी एग्ज़ाम में एक स्थान पक्का कर सके। इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। आजकल का कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत टफ होता जा रहा है और इसके लिए अब देख रहे हैं किस तरीका का क्वेश्चन पूछता जा रहा है। क्वेश्चन पूछने का प्रारूप जो है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का सार अब पूछना शुरू कर दिया है, यानी 10th लेवल का जो भी एग्जाम है ग्रुप डी लेवल का, वो 10th लेवल का एग्जाम से एनसीईआरटी के बुक से, चाहे तो वह मैथ हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो या अन्य कोई सब्जेक्ट हो, सारा क्वेश्चन 10th लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप अपना अध्ययन को 10th लेवल के हिसाब से ही करेंगे और 10th लेवल का संभव होगा तो बुक पढ़ेंगे, साइंस का बुक हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का बुक हो, सभी 10th लेवल का पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही से पूछ रहा है और क्वेश्चन का ट्रेंड भी यही है। हर एग्जाम में ट्रेंड यही है। वो लीनियर क्वेश्चन जैसे हम पढ़ रहे थे, ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे, तो मेंडलीफ ने क्या किया था, ये सब का ट्रेंड अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और एनसीईआरटी का सार पूछना शुरू किया है। तो आप लोग अपने लेवल को एनसीईआरटी के अनुसार बनाइएगा, खुद को एनसीईआरटी के अनुसार ढालिएगा। टॉप 20 क्वेश्चन का ये जो सीरीज है 61 क्वेश्चन का, इसमें हम जितना भी सॉल्यूशन आपको करके दे रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है और सारा कंटेंट को इसमें हम एनसीईआरटी का जोड़ने का प्रयास किए हैं। सारा क्वेश्चन को भी एनसीईआरटी से दिए और सॉल्यूशन भी आपको एनसीईआरटी के अनुसार ही मिलेगा। तो आप इस टॉप 20 क्वेश्चन को, जिसमें 1 लीनियर क्वेश्चन होता है और 1 शॉर्ट क्वेश्चन में हम डिटेल सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें एनसीईआरटी का हर लेवल को हम लोग आपके पक्ष में रख रहे हैं। तो ये टारगेट हमारा 5000 क्वेश्चन का है, जिसमें से ये आज पांचवा जो सीरीज है वो हम आपको सामने लेके आए हैं। चलिए केसरिया कंपटीशन क्लास का पहला क्वेश्चन आज देखते हैं और इसका सॉल्यूशन सुनने का प्रयास करते हैं। आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप अपने सॉल्यूशन को, अपने तैयारी को पक्का रखने के लिए पूरे सॉल्यूशन को डिटेल रूप से देखेंगे और वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट इसमें होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग अपने स्क्रीन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेता है? ठीक है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि क्रोमोसोम की संरचना, क्रोमोसोम है क्या? क्लियर, क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेने वाला 2 भाग होता है। पहला तो होता है डीएनए, दूसरा होता है प्रोटीन। अब अगर इसमें भी पूछ दे कि डीएनए का कितना हिस्सा होता है और प्रोटीन का कितना हिस्सा होता है, तो डीएनए का 40% और प्रोटीन जो होता है वो 60% होता है। प्रोटीन 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म होता है हिस्टोन का और दूसरा जो होता है वह नॉन हिस्टोन का होता है। नॉन हिस्टोन का होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें से जो 60% हिस्टोन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। तो इस क्रोमोसोम की खोज की अगर हम बात कर लेते हैं कि खोज किसने किया था, कार्ल विल्हेम बॉन नेगेली। कार्ल विल्हेम नेगेली, बॉन नेगेली, आप नेगेली भी याद रख सकते हैं। नेगेली ने क्रोमोसोम की सर्वप्रथम संरचना 1842 ईस्वी में खोजा था। लेकिन जब क्रोमोसोम को इन्होंने खोजा तो केवल क्रोमोसोम की संरचना को यह विस्तार रूप से बताने का काम नहीं किया। क्लियर, इसको विस्तार रूप से बताने का काम जो किया वह बाल्थेर फ्लेमिंग ने किया। विस्तार इसका किसने किया? विस्तार बाल्थेर फ्लेमिंग नामक विद्वान ने इसका विस्तार किया 1882 ईस्वी में। और वो भी माइटोसिस डिवीजन की जब इन्होंने खोज किया, समसूत्री विभाजन की खोज
बाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो इसी माइटोसिस डिवीजन का एक फेज आता है मेटाफेज अवस्था। तो क्रोमोसोम की संरचनाओं को हम मेटाफेज अवस्था में विस्तार रूप से देख सकते हैं। क्लियर। तो इस मेटाफेज यानी माइटोसिस फेज की अवस्था की खोज, सेल डिवीजन में माइटोसिस की खोज, समसूत्री विभाजन की खोज बाल्थेर फ्लेमिंग ने किया था। अब चूंकि क्रोमोसोम को आप मेटाफेज अवस्था में देख सकते हैं और मेटाफेज अवस्था माइटोसिस डिवीजन का ही एक फेज होता है, अतः कहा जाता है कि क्रोमोसोम के वास्तविक विस्तारकर्ता जो थे वो बाल्थेर फ्लेमिंग को माना जाता है 1882 ईस्वी में। क्लियर है। बॉन नेगेली जो थे, दरअसल क्रोमोसोम को जो इन्होंने खोजा था, तो क्रोमोसोम नाम इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने सब सेलुलर नाम दिया था, सब सेलुलर नाम दिया था। बाद में क्रोमोसोम जो नाम दिया वह बाल्डेयर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। बाल्डेयर नामक विद्वान के द्वारा सन 1888 ईस्वी में दिया गया था। इसका नामकरण किया, क्रोमोसोम का नामकरण बाल्डेयर नामक विद्वान ने 1888 ईस्वी में किया था। क्लियर है क्रोमोसोम के बारे में इतना। अब क्रोमोसोम के कुछ मुख्य पॉइंट को देखेंगे। क्रोमोसोम का काम क्या होता है? तो आनुवांशिक गुण का निर्धारण करता है। क्या करता है? आनुवांशिक गुण का निर्धारण करता है। अब यह क्रोमोसोम जो होता है इसमें डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दो पीढ़ी में ले जाने का काम किया जाता है। क्रोमोसोम जो होता है वह देखा जाए तो सभी ऑर्गेनेल्स में समान रूप से समान संख्या में पाया जाता है। मनुष्य की अगर बात कर लेते हैं कि मनुष्य में क्रोमोसोम जो होता है, मनुष्य में जो क्रोमोसोम होता है वह 46 के रूप में पाया जाता है। अगर जोड़ा की बात कर लेंगे तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है, जिसमें से 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है वह ऑटोसोम, जबकि एक जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है 22 जोड़ा को ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, और एक जोड़ा क्रोमोसोम जो XX महिलाओं में और XY पुरुष में पाया जाता है, तो इसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और, एक पॉइंट याद रखेंगे कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है इसकी तुलना में ये जो बाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम की तुलना में बाई क्रोमोसोम जो होता है वह छोटा होता है। क्लियर। चलिए अगला को देखिए। क्रोमोसोम का ये संरचना है, क्रोमोसोम का ये संरचना गुणसूत्र है और यह न्यूक्लियस बना हुआ है, केंद्रक बना हुआ है, यह सेल दिया हुआ है आपका, न्यूक्लियस बना हुआ है। यह टूटने के बाद ये जो बाद में आपका क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए, ये जो देख रहे हैं डीएनए जो डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है और हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आगे अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 जो होता है वह अस्पृश्यता के उन्मूलन से होता है। अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद होता है। अब देख लेंगे यह अस्पृश्यता का उन्मूलन किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो मौलिक अधिकार की चर्चा हम करेंगे। क्लियर। अब मौलिक अधिकार जो है इसकी चर्चा किसमें किया गया भारतीय संविधान में? तो कहेंगे भाग 3 में किया गया है। वही अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। और यह मौलिक अधिकार लिया कहां से गया है? कौन से देश के संविधान से? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। अब इस मौलिक अधिकार को किस नाम से जाना जाता है?
वो भी याद रखेंगे। तो भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भारत का अधिकार पत्र, अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं मूल अधिकार का जन्मदाता, मूल अधिकार का जन्मदाता के नाम से भी मौलिक अधिकार को जाना जाता है। क्लियर। अब मौलिक अधिकार में चर्चा कर लेते हैं कि कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो कुल मौलिक अधिकारों की संख्या की अगर हम बात कर लेंगे तो देख लेंगे पहला मौलिक अधिकार समता एवं समानता है। समता एंड समानता का अधिकार की चर्चा किया गया है। क्लियर। जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार में देखेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। तीसरा की चर्चा कर लेते हैं तो तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार यानी किसी को अब शोषण आप नहीं कर सकते हैं जिसकी चर्चा अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। क्लियर। चौथा मौलिक अधिकार की चर्चा कर लेते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। इसके अलावा एक और अधिकार की चर्चा करेंगे तो हम लोग याद रखेंगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में किया गया अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में किया गया है। तथा एक छठा मौलिक अधिकार है, छठे मौलिक अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। क्लियर है। जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है। एक और मौलिक अधिकार था, 7 टोटल मौलिक अधिकार था, लेकिन 7वें मौलिक अधिकार को जो अनुच्छेद 31 में शामिल किया गया था और 19 के क में शामिल किया गया था, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और कानूनी अधिकार बना के इसे अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया। क्लियर है। तो अनुच्छेद 17 जो है किस विषय से संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से अनुच्छेद 17 संबंधित होता है, जो किसमें आता है? समता एवं समानता के अंतर्गत शामिल किया जाता है अनुच्छेद 17 को। क्लियर। आगे देखेंगे 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। अब 1 किलोग्राम भार है तो भार को सबसे पहले भार कहते किसको है? तो भार वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। वस्तु पर गुरुत्वीय बल जो होता है उसे ही भार कहते हैं। क्लियर। अब भार का सूचक जानते हैं कि W होता है और W बराबर होता है m इंटू जी। भार बराबर W और W बराबर m इंटू जी होता है। अब देखेंगे वेट निकालना, 1 किलोग्राम भार निकालना है। क्लियर। तो W बराबर हम लोग क्या करेंगे? मास को किलोग्राम में, और 1 किलोग्राम मास दिया हुआ है हमारा, गुने G का मान होता है 9.8, गुरुत्वीय त्वरण का मान G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर। तो वेट हमारा कितना निकल गया? 9.8 न्यूटन निकल गया। गुरुत्वीय बल है ये वाला, ये क्या है? गुरुत्वीय बल, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? न्यूटन से। अतः 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम। क्लियर। आगे उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक होता था? तो चित्रित मृद भांड होता था। चित्रित
मृद भांड, चित्रित मृद भांड होता था, जो चित्रित मृद भांड होता था। और मृद भांड के रूप में भी कैसा मृद भांड, तो धूसर मृद भांड होता था। पूरा लिखेंगे, चित्रित मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड। अब यह चित्रित धूसर मृद भांड जो होता था वो किस रंग के मिट्टी में होता था, तो स्लेटी रंग के बर्तन पर, स्लेटी रंग के बर्तन पर काले रंग का डिजाइन होता था या काले रंग का चित्र होता था। काले रंग का या तो डिजाइन बनाया जाता था या काले रंग का चित्र होता था, जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता था। देखेंगे, ये देखिए काले रंग का बर्तन पर डिजाइन किया हुआ है, जो स्लेटी रंग का बर्तन है उस पर काले रंग का डिजाइन किया हुआ है। इसके अलावा और भी देख लीजिए, सभी का देख लीजिए। स्लेटी कलर का मृद है, मृद का मतलब होता है मिट्टी या बर्तन, और उस पर काले रंग का डिजाइन किया हुआ। यहां भी देख लीजिए और यहां भी। क्लियर। आगे है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर जो है वह भुवनेश्वर में स्थित है। और भुवनेश्वर कहाँ है, तो ओडिशा में है। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। अगर इस मुक्तेश्वर मंदिर की बात करें तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, भगवान शिव के लिए है। भगवान शिव के लिए यह मुक्तेश्वर मंदिर है। और इस मुक्तेश्वर मंदिर में दो मंदिर देखने को मिलता है। पहले को परमेश्वर मंदिर और दूसरा जो है वह मुक्तेश्वर मंदिर है। दूसरा मुक्तेश्वर मंदिर के रूप में देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मुक्तेश्वर मंदिर की खुदाई की बात कर लेते हैं, या इसको खोज कब किया गया था, इसको बनाया कब गया। 970 ईस्वी में, 10वीं शताब्दी कहेंगे, 970 यानी 10वीं शताब्दी में मुक्तेश्वर मंदिर को बनाया गया था। और यह मंदिर की बनावट शैली जो है, शैली भी ध्यान रखेंगे तो शैली है नागर शैली। नागर शैली। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तुकला कौन सी है, इस मंदिर की वास्तुकला कौन सी है, तो याद रखेंगे कलिंग। कलिंग वास्तुकला के अंतर्गत यह मंदिर निर्मित किया गया है। इस मंदिर के चारों ओर दीवारों पर कौन से कहानी का चित्रण किया गया है, तो पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। पंचतंत्र कहानी का इसमें उल्लेख कहेंगे कि उसी तरीका का चित्र बनाया गया है। क्लियर। अब थोड़ा सा देख लेंगे इसका दरवाजा, जो मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजा है, दरवाजा की शैली क्या है। मंदिर की शैली आपको नागर शैली याद रखना है, वास्तुकला कलिंग वास्तुकला के अंतर्गत। लेकिन दरवाजा की शैली को आपको याद रखना है आर्क शैली। आर्क शैली है। और अगर इस दरवाजे में भी प्रवेश द्वार की बात किया जाए, प्रवेश द्वार जिसे तोरण कहा जाता था, प्रवेश द्वार की बात किया जाए तो प्रवेश द्वार जो है वह किस रूप में बनाया गया है, तो मगरमच्छ के सिर के आकार में बनाया गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं उड़ीसा का मुक्तेश्वर मंदिर और उसका तोरण। ये रहा उड़ीसा का मुक्तेश्वर मंदिर। उड़ीसा का मुक्तेश्वर मंदिर, ये मुक्तेश्वर मंदिर में इसको आप देख रहे हैं परमेश्वर मंदिर, और दूसरा जो है वह मुक्तेश्वर मंदिर। और ये जो देख रहे हैं ये दरवाजा है, प्रवेश द्वार, जिसे हम लोग कहते हैं तोरण। प्राचीन काल में इसे तोरण यानी मंदिर का प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता था। मंदिर में प्रवेश करने से पहले द्वार पर जो दरवाजा बनाया जाता था उसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यह मगरमच्छ के सिर के आकार का यह बनाया गया है। क्लियर। आर्क शैली में निर्मित किया गया है।
और वहीं पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मुक्तेश्वर मंदिर के दाहिनी ओर एक मरीचि कुंड है, एक कुआं है। उस कुएं का नाम है मरीचि कुंड, और उस कुएं का जल इतना पवित्र माना जाता है कि प्रजनन संबंधी किसी भी प्रकार का रोग अगर आपके पास है या किसी को है तो इस पानी मात्र से स्नान कर लेने से उससे संबंधित सारा रोग दूर हो जाता है। अतः इसे एक प्राचीन काल का पवित्र कुंड के नाम से जाना जाता है, या मरीचि कुंड इसे कहा जाता है। क्लियर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास की अगर बात करेंगे, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास की अगर हम बात करेंगे तो भूमध्य रेखीय व्यास पृथ्वी का आता है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास की बात करेंगे तो 12,756 किलोमीटर होता है भूमध्य सागरीय व्यास 12,700। और उसी में त्रिज्या पूछ देगा, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय त्रिज्या कितना होता है, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, यानी 6,378 किलोमीटर त्रिज्या हो जाता है। क्लियर। अगर ध्रुवीय व्यास की बात करें, ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें तो 12,714 किलोमीटर। अगर इसी में त्रिज्या की बात कर ले तो 6,357 किलोमीटर व्यास त्रिज्या का त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो इसी को आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। क्लियर। अब इसी में अगर भूमध्य रेखीय परिधि ज्ञात करना रहेगा तो त्रिज्या का मान याद रहेगा तो निकाल लेंगे। ध्रुवीय परिधि ज्ञात करना रहेगा, त्रिज्या रहेगा, निकाल लेंगे परिधि। यहां देख लीजिए, आंकड़ा में देख लीजिए, नॉर्थ पोल ये पृथ्वी का दिखलाया गया है और ये साउथ पोल, ये ग्वाइडल बल्ब है, और ये ग्वाइडल बल्ब जो बीच में ठीक बीचों बीच है। अगर विषुवत रेखा देखा जाए तो ठीक बीच से विषुवत रेखा है ये, और 12,756 किलोमीटर इसका विषुवत रेखीय व्यास के रूप में दर्शाया गया है। क्लियर। जबकि ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें, ध्रुव के पास व्यास की बात करेंगे तो 12,714 हो जाता है। क्लियर है। माइल्स में भी याद रखेंगे, अगर माइल्स में क्वेश्चन पूछा तो 7,926 माइल होता है। मेडोना किसकी चित्रकृति होती है, तो मेडोना जो है वह राफेल नडाल खिलाड़ी, मेडोना जो है वह राफेल जो इटली के इटली के महान चित्रकार के रूप में शामिल किया जाता है। और यह मेडोना जो है वह क्राइस्ट चर्च जीसस की माता का चित्र है, जीसस की माता का चित्र होता है। इसके अलावा राफेल के अलावा इटली के और प्रमुख चित्रकार में लियोनार्दो द विंची को भी शामिल किया जाता है, जिसमें इनका चित्रकार ये देखिए राफेल का मेडोना का ये चित्र बना हुआ है, मेडोना का, और साथ में है जीसस को अपनी गोद में लिए हुए मेडोना का चित्र जो राफेल के द्वारा बनाया गया है। अगर लियोनार्दो द विंची की बात करें तो द लास्ट सपर और मोनालिसा दोनों चित्र को बनाया है लियोनार्दो द विंची ने। एक इसके अलावा इटली के और एक महान चित्रकार माइकल एंजेलो, इन्होंने द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन के रचनाकार माइकल एंजेलो को माना जाता है। बारी बारी से फिगर देख लेंगे। मेडोना का चित्र है जो जीसस की माता का चित्र के रूप में दर्शाया गया है राफेल के द्वारा। दूसरा आ जाइए,
ये है लियोनार्डो दा विंची का द लास्ट सपर। लियोनार्डो दा विंची का द लास्ट सपर, बीच में जीसस को आप देख रहे हैं और इनके अगल बगल जो इनके अनुयायी हैं, 6 अनुयायी इधर और 6 अनुयायी इधर दर्शाया गया है। और टेबल पर लास्ट समय का ये भोजन है, इसके बाद संभवतः भोजन नहीं हो पाएगा अपने अनुयायियों के साथ जीसस का, तो उसी का चित्र बनाया हुआ है। लास्ट समय में, अंतिम समय में, अपने अंतिम क्षणों में जीसस को अपने अनुयायियों के साथ एक टेबल पर रात्रि भोज के रूप में फिगर बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। इसके अलावा मोनालिसा को देख लेंगे, लियोनार्डो दा विंची का ही है, तीसरा फिगर मोनालिसा का है। और माइकल एंजेलो का द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का चौथा फिगर। और पांचवा द फॉल ऑफ मैन, किस तरीका से मैन यानी आदमी का फॉल होता है, किस तरीका से विनाश होता है, उसको दर्शाया गया है। आगे, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय आय थी वह वृद्धि दर सबसे न्यूनतम रही थी। लक्ष्य का निर्धारण कितना किया गया था? लक्ष्य का निर्धारण किया गया था 5.6%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? तो प्राप्त मात्र 2.8% ही रहा था। अतः तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसका वृद्धि दर न्यूनतम रहा था, लक्ष्य निर्धारण से बहुत कम ही प्राप्त हो पाया था। क्लियर? अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में याद रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य में ध्यान रखेंगे तो इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। उद्देश्य भी कभी कभी आपसे पूछ देता है कि क्या उद्देश्य था तृतीय पंचवर्षीय योजना का। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। कृषि प्लस उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। ध्यान रखेंगे, पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल उद्योग को प्राथमिकता दिया गया, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। देखेंगे तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो भारत चीन युद्ध हो गया था, भारत पाक युद्ध हो गया था और भूतपूर्व सूखा जो पड़ा था उसी का प्रभाव था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरीका से असफल हो गई थी। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जनक के रूप में भी इसको माना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा वह 1961 से लेकर 1966 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। क्लियर? इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 ईस्वी में बोकारो, जो झारखंड में है, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है उसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। और यह बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किसकी सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कहते हैं रूस के सहयोग, भूतपूर्व यूएसएसआर, कहते राज द बब्बर भीरू। इतना याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर कौन सा देश कौन सा देश के द्वारा कौन इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से, फिर बोकारो इस्पात संयंत्र रशिया के सहयोग से और भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया था। आगे, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है वो है पशु की चोरी। पशु की चोरी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किया गया है। क्लियर? पशु की चोरी कौन करते थे? तो पणियों के द्वारा पशु की चोरी कर ली जाती थी। यही कारण है कि आर्य लोग जो थे वो पणियों से बहुत डरते थे। पणि का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी लोग जो आते थे वो पशु की चोरी कर लेते थे और पशु ही मूल संपत्ति हुआ करती थे। आर्य
आर्य काल में, आर्यों के काल में, ऋग वैदिक काल में पशु जो था वह सबसे प्रमुख संपत्ति हुआ करता था और पणी जो व्यापारी होते थे पशुओं को चुरा लिया करते थे। अतः सबसे ज्यादा अपराध इसी बात को लेके उल्लेख किया गया है। क्लियर है। अब ऋग वेद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऋग वेद जो है उसमें किस चीज की चर्चा किया गया है। तो आर्यों की प्रारंभिक जानकारी जो दिया गया है, सामाजिक जानकारी, राजनैतिक जानकारी, रहन सहन की जानकारी, सभी चीज की जानकारी आर्यों के प्रारंभिक जीवन काल के बारे में ऋग्वेद में ही किया गया है। अब देखेंगे कि ऋग्वेद जो था वो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता था। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान जो था उसी को ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 8 भाग, ऋग्वेद में 8 भाग जिसे अष्टक कहा जाता है, 8 भाग, और इस प्रत्येक 8 भाग में 8 अध्याय की चर्चा किया गया है। 8 अध्याय की चर्चा किया गया है। तो कुल मिला के अगर अध्याय करेंगे, प्रत्येक भाग में, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है, तो कुल अध्याय कैगो? ऋग्वेद में पूछे कुल अध्याय कितना, तो कहेंगे 64 गो कुल अध्यायों की संख्या थी। इसके अलावा 10 गो मंडल, 10 खंड जिन्हें मंडल कहा जाता था, और इस मंडल के मंत्र को, इसके मंत्र को किस नाम से, तो सूक्त के नाम से जाना जाता था। और इस सूक्त को कई खंडों में बांटा जाता था और इसको कई खंडों में बांट दिया जाता था और इस खंड को ऋचा कहा जाता था और ऋचा को फिर श्लोक के नाम से जाना जाता था। क्लियर। तो कहेंगे कि 8 भाग यानी 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त, सूक्तों की कुल संख्या 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा यानी श्लोक, 10,462 ऋचा यानी श्लोक की चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद की अगर ज्ञाता की बात करें या पढ़ने वाले पुरोहित की बात करें तो उसे होत्री के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडल में अनेक मंडलों के द्वारा, अनेक ऋषियों के द्वारा इसकी रचना प्रत्येक मंडलों के द्वारा किया गया है। सबसे पहले देखेंगे तो मधु छंदा दीर्घतमा अंगीरा, पहले मंडल का मधु छंदा दीर्घतमा अंगीरा, ग्रीष्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि मुनि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्वऋषि, पवमानगिरा और क्षुद्र सुक्तिये तथा महासुक्तिये, ये 10 मंडल के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो साइलेंट वैली जो है वह केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली जो है वह केरल राज्य में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के नाम से या वर्षा वन के रूप में, वर्षा वन के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। अब देखेंगे यह साइलेंट वैली जो है वह पूर्व इसका साइलेंट वैली का पूर्व नाम, पहले नाम, पूर्व नाम सैरंध्री। सैरंध्री किसका नाम था, द्रौपदी का। महाभारत में द्रौपदी, 5 पांडव के पत्नी द्रौपदी का नाम था सैरंध्री। तो इसी साइलेंट वैली को सैरंध्री इसका पूर्व नाम था। इस साइलेंट वैली में एक नदी बहती है, एक नदी बहती है। इस नदी का नाम कुंती पूजा, जो उनकी माता के नाम पर कुंती पूजा नामक नदी बहती है। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि साइलेंट वैली में नदी प्रवाहित होती है, वह कौन सी नदी है? कुंती पूजा नामक नदी जो है साइलेंट वैली से ही गुजरती है। क्लियर। अब इस साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया वह 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था।
अगर इसकी खोज की बात करें कि साइलेंट वैली की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो लिखेंगे रॉबर्ट वाइट के द्वारा 1847 ईस्वी में इस साइलेंट वैली की खोज किया गया था। यह केरल के किस जिला में भी स्थित है, यह भी याद रखें, क्योंकि जिला भी खूब पूछ देता है। जिला पालक्कड़ जिला में स्थित होता है। क्लियर? जो नीलगिरी पहाड़ी की चोटी में स्थित है या नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। क्लियर है? अब इसी से पूछ देगा कि साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था, साइलेंट वैली आंदोलन जो हुआ था, साइलेंट वैली जो आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था? कहेंगे 1973 ईस्वी में साइलेंट वैली उन्मूलन आंदोलन हुआ था। देख लेंगे, ये साइलेंट वैली रहा। साइलेंट वैली केरल में स्थित है और यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। हर कोई जानता है विपरीत चक्रण पाया जाता है। लेकिन यह विपरीत चक्रण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। विपरीत चक्रण का जो सिद्धांत दिया पाउली का अपवर्जन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉलीज, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉलीज के द्वारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कब दिया गया था? 1925 ईस्वी में दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था कि दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसमें विपरीत इलेक्ट्रॉनों का विपरीत चक्रण पाया जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन के विपरीत चक्रण का सिद्धांत पाउली नामक विद्वान ने अपने एक्सक्लूजन थ्योरी या अपवर्जन के सिद्धांत में दिया था, जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्लियर है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है? अब प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और मौलिक अधिकार की चर्चा जो किया गया है, मौलिक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की चर्चा जो किया गया है, किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद, अभी लिखा है अनुच्छेद 14 से मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। और किस देश के संविधान से? यूएसए के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। क्लियर है? अब देखेंगे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार तो 6 प्रकार का है, लेकिन इस 6 प्रकार में मौलिक अधिकार में समता एवं समानता का अधिकार, समता एंड समानता का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर 19 तक में समता एवं समानता का अधिकार की चर्चा किया गया है। इसी अनुच्छेद 14 से लेकर 19 तक में अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है, जिसमें अगर अनुच्छेद 19 का 1 में चर्चा करेंगे, सभी है 19, अनुच्छेद 19 का 1 में अगर चर्चा करेंगे तो इसमें चर्चा किया गया है बोलने की स्वतंत्रता। दिया गया क्या? बोलने की स्वतंत्रता। उसी में प्रेस की स्वतंत्रता, क्योंकि प्रेस वाला क्या करता है? बोलता है। प्रेस की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 19 के बी में चले आएंगे तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा या समिति में इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। सी की चर्चा करेंगे तो देश के किसी भी क्षेत्र में संघ बनाने की स्वतंत्रता की चर्चा अनुच्छेद 19 के सी में किया गया। अनुच्छेद 19 का डी में किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं,
फिर अगला ई में किसी क्षेत्र में जब आ जाइएगा तो बसने की स्वतंत्रता दिया गया है। अब जब बस गए तो एफ में किया गया है कि व्यवसाय एवं वृत्ति करने की स्वतंत्रता दिया गया है। तो सबसे पहला अनुच्छेद 19 का 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 2 में शांतिपूर्वक बिना हथियार के आंदोलन करने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन संघ बनाने की स्वतंत्रता का अपवाद भी है। अपवाद में कौन है? तो वेश्याओं को तथा सेना को संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 का डी में कहा गया देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता दिया गया है। 19 के ई में किया गया किसी भी क्षेत्र में निवास, अब आ गए हैं तो निवास भी कर लीजिए। उसके अलावा अनुच्छेद 19 का एफ में जब निवास कर लिए हैं तो व्यवसाय एवं वृत्ति करने का अधिकार भी आपको अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अंतर्गत दिया गया है। आगे हैजा के जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हैजा के जीवाणु की खोज, हैजा को अंग्रेजी में कॉलरा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैजा को अंग्रेजी में कॉलरा कहा जाता है। अब यह जो कॉलरा होता है इसकी जीवाणु की खोज विब्रियो कॉलरी के कारण हो जाता है। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु इसका उत्तरदायी होता है, और इस विब्रियो कॉलरी की खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच नामक विद्वान के द्वारा इसकी खोज किया गया था। कब खोज किया गया? 24 मार्च 1882 ईस्वी को। 1882 ईस्वी को रॉबर्ट केच ने हैजा के जीवाणु या कॉलरा के जीवाणु विब्रियो कॉलरी की खोज किया गया था। अगर हैजा देख लिया जाए तो प्रभावित किस अंग को करता है? प्रभावित अंग इससे कौन सा होता है? तो आंत इससे प्रभावित हो जाता है। क्लियर? आंत इससे प्रभावित हो जाता है, और यह प्रभावित किसके कारण से हो जाता है? तो आप दूषित भोजन या दूषित पानी पीने के कारण यह विब्रियो कॉलरी हो जाता है, जिसके कारण से आंत में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यह हैजा का अन्य नाम भी है। अन्य नाम, एक तो अंग्रेजी नाम याद रखेंगे कॉलरा, अन्य नाम में याद रखेंगे बिसूचिका याद रखेंगे, या इसी को याद रखेंगे एशियाई महामारी, ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगर हैजा दिवस की बात करेगा, हैजा दिवस की अगर बात करेगा तो हैजा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। क्लियर? आगे आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन प्लस कृषि, पशुपालन और कृषि। अगर मिश्रित रूप में दिया जाएगा, मिश्रित पशुपालन मिश्रित रूप से दिया जाएगा तो मिश्रित हो जाएगा। मिश्रित था, इसमें पशुपालन भी करता था और कृषि भी आर्य करता था, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे देता था? प्राथमिकता पशुपालन को प्राथमिकता दिया गया था। क्लियर? महत्वपूर्ण ज्यादा पशुपालन था। आगे है चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल होता है? बौद्धों का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की चर्चा किया है तो 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास होता है। त्रिज्या की बात कर लेगा तो त्रिज्या इसका 2 कर दीजिएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। महिलाओं को ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो ओलंपिक में भागीदारी द्वितीय ओलंपिक में 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक हुआ था। इसमें महिलाओं को भागीदारी पहली बार दिया गया था। इसके अलावा और भी देख लेंगे तो बैरन पियरे डी कुबर्टीन के द्वारा ओलंपिक की शुरुआत किया गया था। और ध्वज कब फहराया गया था? क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक में पहली बार ध्वज को कब फहराया गया था? 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में। क्लियर? एंटवर्प ओलंपिक में। और इसी एंटवर्प ओलंपिक में 1920 ईस्वी में शपथ, पहली बार खिलाड़ियों के शपथ की भी चर्चा इसी एंटवर्प ओलंपिक में किया गया था। उद्देश्य वाक्य को भी शामिल किया गया 1920 ईस्वी में ही शामिल किया गया था, यानी एंटवर्प ओलंपिक में ही शामिल किया गया था। उद्देश्य वाक्य क्या था?
सीटीएस, आरटीएस और फोर्टियस यानी तेज, ऊंचा और बलवान को शामिल किया गया था। मशाल जलाने की प्रथा, मशाल जलाने की प्रथा जो आधुनिक मशाल जो जलाया जाता है 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत किया गया था ओलंपिक में। लेकिन वर्तमान स्वरूप इस मशाल का वर्तमान स्वरूप दिया गया, वर्तमान स्वरूप का कब दिया गया? तो इसका वर्तमान स्वरूप जो दिया गया था वह दिया गया 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक जो जर्मनी में हुआ था। बर्लिन ओलंपिक में वर्तमान स्वरूप दिया गया था। क्लियर? लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक का सबसे पहली बार टीवी पर प्रसारण कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी के रोम ओलंपिक जो हुआ था वहां से टीवी पर पहली बार ओलंपिक को प्रसारित किया गया था। भारत ओलंपिक का सदस्य कब बना? भारत ओलंपिक में कब अपना दल को भेजा? तो भारत पहली बार द्वितीय ओलंपिक में 1900 ईस्वी में भारत ओलंपिक में अपना हिस्सेदारी भेजा। उसके बाद अपना मूल दल जो भारत का था वह कब भेजा? तो एंटवर्प ओलंपिक 1920 ईस्वी में मूल दल को भेजा था भारत। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? तो देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना कब थी भाई? 1951 से लेके 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब थी? 1956 से लेकर 61 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक। क्या फिर 66, 67, 68, 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना था? अवकाश काल था। 1966 से लेके 69 तक ये जो काल रहा वो अवकाश काल रहा था। अवकाश काल रहा था, कोई योजना नहीं इसमें चलाया गया था। क्लियर है? तो फिर चौथी जो पंचवर्षीय योजना आई वह 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना आई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? यहाँ तक तो लगातार हुई, फिर देरी किसमें हो गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में देरी हो गया था। तो यहाँ याद रखेंगे फोर्थ पंचवर्षीय योजना, फोर्थ पंचवर्षीय। क्या पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। जी हाँ, हर्षवर्धन को पराजित इन्होंने किया था। कब किया था पराजित? तो याद रखेंगे 618 ईस्वी में पराजित किया था। किस नदी पर पराजित किया? तो नर्मदा नदी पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंशीय शासक था। चालुक्य वंशीय शासक था। और हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, वर्धन वंशीय शासक था। क्लियर? और नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो गई थी और हर्षवर्धन हार गया था। क्लियर है? और इस हार के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। किसकी? परमेश्वर। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ने ही दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। क्लियर है? कोई दिक्कत? बौद्धों का ताबो मठ कहाँ स्थित है? तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ताबो मठ बौद्धों का हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर? तो आज यह T20 क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन आपको समाप्त होता है आपका। और हम फिर मिलते हैं अगले कोई टेस्ट में, अगले कोई सीरीज में। लेकिन यह NCERT का पूरा सार आपको हम सॉल्यूशन करके दे रहे हैं, तो देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, केसरिया कंपटीशन क्लास को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को केवल देखा मत कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, तभी यह केसरिया परिवार आगे बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ने के बाद जो इसके अलावा कुछ और नई योजनाओं को नए उत्साह के साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की सेवा को देते हैं यहीं पे विराम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान